जी, तो अब हम अगर बात करते हैं ना इसकी मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी में कुछ ऐसा सिलसिला है कि ग्रॉसली आप देखते हैं तो ज़्यादातर हमें जो इनकाउंटर होता है, मैंने आपको बताया था, सबसे कॉमनली सेंट्री एसएनआर है और उससे के बाद हमारे पास पैन एसएनआर आता है। ठीक है, जो सेंट्री एसएनआर है ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वो एपिकल पोर्शंस को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, तो वो जाहिर है वहाँ पर आप सोचते हैं कि हमारे पास सरफेस एरिया कम हो जाने की वजह से ऑक्सीजनेशन सही नहीं हो सकती, तो लंग्स का जो पिंक, आपको पता है ना नॉर्मली किस कलर के होते हैं, डार्क पिंकिश और रेड से कलर के लंग्स होते हैं, मतलब पिंक और रेड के दरमियान में उनका नॉर्मल कलर होता है, वो बिल्कुल पेल कलर का होता है। स्पेशली आपके जो एपिकल पोर्शन ऑफ लंग है ना, ये वाले जो आपका लंग के पोर्शन है, ये आपको पेल मिलते हैं। ठीक है, ग्रॉस अपीयरेंस में। और जाहिर है आपको जो एम्फाइजिमा की नॉर्मल ये वाली अरेंजमेंट है जो एल्वेलाई की, वो नहीं मिलेगी, वो ऐसे ऐसे हो चुका होगा। और अगर आपका बात करें हम टोटल जो हो जाता है पैन एसएनआर वाला, तो उसमें भी आपको लंग के जो अपीयरेंस है वो उस तरह से नॉर्मल सी नहीं मिलती, लाइट पिंक कलर की हुए होते हैं, लेकिन पैन एसएनआर आपका ज्यादा पोर्शन इन्वॉल्व करता है। अच्छा, माइक्रोस्कोपिकली आपने देखना है तो आपको हर तरफ ये नजर आएगा कि आपको पिक्चर में भी मैंने जो आपको एक दिखाई भी थी फोटो माइक्रोग्राफ, उसमें ऐसे ऐसे करके जो आपको स्पेसेस नजर आ रही थी, जो ऐसे वो बिल्कुल ऐसी हुई होती है और आपको बिल्कुल साफ पता चलता है। मैं आपको एक दिखा भी दूंगी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर, ताकि आपके जहन में आ जाए। और एक बात जहन में रखनी है जो आपने, कि इसमें कोई फाइब्रोसिस नहीं है, कोई स्कारिंग नहीं है। आपको सारे लंग टिश्यू की स्पेसेस बड़ी बड़ी नजर आएंगी। अगर आप उसकी वो करेंगे, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री वगैरह करेंगे, तो आपको उसमें पता भी चल जाएगा कि कौन से टाइप के सेल्स वहाँ प्रेजेंट हैं। लेकिन आपको वहाँ पर येस लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, लिम्फोसाइट तो इतने नहीं मिलते, न्यूट्रोफिल जरूर मिलेंगे, मैक्रोफेजेस मिलेंगे, कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर साइटोकाइंस वगैरह मिलेंगे, लेकिन यू वोंट बी फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ फाइब्रोसिस देयर, एनी काइंड ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी साइंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। फिर आपके जहन में सवाल है कि यार हम भी कह रहे हैं एम्फाइजेमा में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एक्टिव हो रहे हैं, और एम्फाइजेमा अगर स्मोकिंग की वजह से सपोज होता है, तो स्मोकर्स तो 20-20 25-25 और साल क्या सारी जिंदगी भी स्मोकिंग करते हैं, तो उनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्यों नहीं होती? तो याद रखना कि अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन किसी जगह होती है ना, तो वहां पर फाइब्रोसिस लाजमी होता है। ठीक है, अगर वहां पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं है और सॉरी फाइब्रोसिस नहीं है, तो मतलब वहां क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं है, वहां पर डेफिनेट सी बात है आपकी ये इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसेस है वो ऐसा चल रहा है कि वो होता है और वो खत्म हो जाता है, फिर वो दोबारा नए सिरे से होता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो यही पिक्चर आपकी ना बेसिकली एम्फाइजेमा को जन्म देती है। ठीक है, उसके बाद अब जब आपकी ये वाली सारे एसएनआई और आपके एल्वेलाई का जो पूरा सरफेस एरिया वो लॉस हो जाता है, उसकी वजह से आपका जो इलास्टिक रिकॉइल है, जो इलास्टिसिटी है, वो भी लंग की काफी कम हो जाती है। और डेफिनेटली आपको पता है कि FeV1 और FeC रेशियो भी रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, इतनी कोई इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में। उसके बाद जो अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। बहुत सारी पैथो की चीजें ऐसी जिनमें मॉर्फोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना यहाँ पर आपके पास टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीज एंटी प्रोटीज बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके पास आएगा बहुत सारी तरह से इसका सिनेरियो आ सकता है, लेकिन उनमें 4-5 कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक वर्ड्स हैं लाजमी होंगे। एक तो पेशेंट डेफिनेटली आप वो कहेंगे, आपके पास एक पेशेंट प्रेजेंट किया जो डिस्निक है, डिस्निया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो लाजमी है ना, क्योंकि ऑक्सीजनेशन नॉर्मली पूरी नहीं होती, और अगर होगी भी तो वो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से होगी। हाइपर वेंटिलेशन का क्या मतलब है? पेशेंट ज्यादा सांस लेगा। एक बंदा जैसे मैं हूँ या कोई और है जो बिल्कुल नॉर्मल है, वो सांस लेने को अपने खुद से नहीं उसे पता होता कि मैं सांस ले रहा हूँ, मतलब हमें तो नहीं पता था हम हर टाइम सांस ले रहे हैं, ये बात हमें कोई हमारे बार बार दिमाग में तो नहीं आ रही कि हम सांस ले रहे हैं। जो डिस्निक पर्सन होते हैं ना, वो जान के तेज तेज सांस लेते हैं कि भाई उनकी जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है, और सॉरी ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती है, वो खत्म हो। तो डिस्निया में हमेशा हाइपर वेंटिलेशन होती है, पेशेंट्स ज्यादा सांस लेने की कोशिश करते हैं, और हाइपर वेंटिलेशन की वजह से किसी हद तक उनकी बॉडी की ऑक्सीजनेशन मेंटेन हो जाती है। ठीक है, लेकिन पेशेंट की जो आपके पास आएगी ना पिक्चर, वो आएगा पेशेंट डिस्निया के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके साथ उसको बैरल चेस्टेड है। ठीक है, अब बैरल चेस्टेड क्या होता है? जब चेस्ट का जो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर है ना, आगे से पीछे तक, वो जब इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल बंदे का सपोज ऐसा होता है, ठीक है, ये अगर कमर है ना, तो आगे से ऐसा चेस्ट होगा। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल पर्सन, इसमें एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ये है। लेकिन अगर एक बंदे का एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर इस तरह हो जाता है, ठीक है, यूं करके इतना बढ़ जाएगा, ठीक है, सपोज ये, तो ये ऐसी पिक्चर आती है जिससे बैरल की पिक्चर थी। बैरल इज लाइक अ ड्रम। ठीक है, ड्रम नहीं होता आपका वो जिसमें हम पानी भरते हैं अक्सर औकात, उस तरह की शक्ल होती है बैरल की। दो साइड्स फ्लैट होती हैं और ये वाली दोनों जगह ना उसकी ऐसे निकली हुई होती हैं। तो आप जो ये वाले पर्सन होते हैं ना एम्फाइजेमा की, इनमें आपकी लंग स्पेसेस इनलार्ज होने की वजह से उनके लंग कैविटी और आपकी जो थोरेसिक कैविटी है वो भी एंट्रोपोस्टीरियरली बड़ी हो जाती है, और उनका चेस्ट ऐसे बैरल चेस्टेड होता है। तो डिस्निया, बैरल चेस्ट, और साथ उसके जाहिर सी बात है कि थकावट और मेलेज और ये सारी फीचर्स ये होंगे, लेकिन बैरल चेस्ट इज टिपिकल फॉर एम्फाइजेमा। ठीक है, उसके साथ आपके पास वो क्या पूछते हैं, अगली बात वो कहते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट आया तो वो कहेंगे ये बातें थी, और आप उसको बताएं कि हमें पता चला कि उसकी एल्वियोलर स्पेसेस भी इनलार्ज थी। कभी कभार वो ये भी बता देते हैं। कभी कभार वो आपसे कहते हैं कि पेशेंट वॉज अ पिंक पफर। बताएं पिंक पफर क्या होता है, बताएं उसको क्या था और ये वजह वगैरह।
पिंक पफर्स और ब्लू ब्लॉटर्स ये आपसे बेहद पूछते हैं, ये आपसे सिनेरियो के अंदर भी पूछते हैं, आपसे सिनेरियो के बाहर अलग से क्वेश्चन आता होता है कि एक्सप्लेन पिंक पफर्स एंड ब्लू ब्लॉटर्स एंड किस डिजीज से इनका एसोसिएशन है। तो ये तो आपको पक्का पक्का पता होना चाहिए। अब पिंक पफर का मतलब ये है कि एम्फाइजेमा के लोग ना, मैंने आपको बताया कि उनको ऑक्सीजनेशन उनकी ठीक नहीं होती, वो ज़्यादा सांस लेते हैं, हाइपर वेंटिलेशन करते हैं। हाइपर वेंटिलेशन और ज़्यादा तेज तेज सांस लेने की वजह से ना उनकी बॉडी की ऑक्सीजनेशन मेंटेन हो जाती है, क्योंकि जाहिर है उनमें अगर वो वाला मसला तो कोई भी नहीं है ना उनमें, किसी के स्कारिंग हो या फाइब्रोसिस हो किसी एरिया का, तो इसलिए जो सरफेस एरिया रिड्यूस है वो क्योंकि तेज तेज सांस लेते हैं, हाइपर वेंटिलेट करते हैं खुद को, उसकी वजह से उनकी ऑक्सीजनेशन बॉडी की मेंटेन हो जाती है। और अच्छी ऑक्सीजनेशन जब होगी तो आप पिंक कलर के अपेयर होते हैं, क्योंकि आपका ना कहते नहीं हमारे गाल लाल हो जाते हैं, कितना अच्छा ये बंदा लाल लाल से गाल का, इसके अंदर ऑक्सीजनेशन बहुत अच्छी है, जिसके रेड रेड चीक्स होते हैं प्यारे प्यारे से। तो बेसिकली ऐसे बंदों को भी ना अच्छा ऑक्सीजनेशन ब्लड की काफ़ी अच्छी हो जाती है बिकॉज ऑफ हाइपर वेंटिलेशन। तो उनको हम कहते हैं पिंक पफर्स, ठीक है, क्योंकि उनका मुंह बहुत रेड रेड हमें अच्छा पिंक पिंक सा पेयर होता है। लेकिन एक बात याद रखना कि ये ना अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्फाइजेमा में हो सकता है, जिसमें आपका एम्फाइजेमा बहुत ज्यादा लंग को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। जब आपका बहुत लेट स्टेज होती है ना एम्फाइजेमा की, जब आपका एम्फाइजेमा बहुत ज्यादा लंग टिश्यू को इन्वॉल्व कर चुका होता है, तब आप चाहे हाइपर वेंटिलेशन करें, आपकी ऑक्सीजनेशन पूरी नहीं हो सकती। और अगर उसके साथ ब्रोंकाइटिस भी हो जाए, जो कि अक्सर हो जाता है, अभी हम पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन होती है, तो ब्रोंकाइटिस की वजह से आपकी वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई मजीद नैरो और तंग हो जाती हैं। एक तो अंदर मसला था, एम्फाइजेमा का मसला था लंग के अंदर, ऊपर से ब्रोंकाई की वॉल्स भी नैरो होगी। जब ये हो जाते हैं दोनों एसोसिएटेड, तो फिर तो पेशेंट जितना मर्जी हाइपर वेंटिलेट कर ले, उसकी ऑक्सीजन की कमी कभी भी पूरी नहीं होती, और इवन उसकी ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन ब्लड में कम होता है तो ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लू ब्लू सा होने लग जाता है, ब्लू टिंज आने लग जाती है, स्किन पे साइनोसिस होने लग जाती है। तो ऐसे लोगों की अपीयरेंस साइनोज्ड होती है, ब्लू होते हैं, हम कहते हैं ब्लू ब्लॉटर्स, ठीक है। तो ब्लू ब्लॉटर्स हमेशा लेट स्टेजेस ऑफ एम्फाइजेमा या फिर एम्फाइजेमा एसोसिएटेड विद ब्रोंकाइटिस के में अपीयर होते हैं, और उसके बाद अक्सर ऐसे पेशेंट है वो सीओपीडी में भी लैंड करते हैं, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये बातें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी कुछ रिलेटेड कंडीशन है एम्फाइजेमा में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है जो बुल्लस एम्फाइजेमा है, जिसमें मैंने आपको पहले भी जिक्र कर दिया था कि आपके छोटे छोटे से ना ऐसे एयर या फिर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज आपके पूरे लंग में बन जाती हैं, जिनको हम बुल्ले कहते हैं। और अगर ये बुल्ले आपके बर्स्ट होते हैं ना, तो आपका क्या होगा कि न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि न्यूमोथोरेक्स मतलब अब आप ये सोचे ना कि आपका ये जो लंग है, लंग में जो एयर जितनी भी आ रही है वो एल्वेलाई के अंदर जरूर आ रही है, लेकिन जो बाकी लंग का टिश्यू है ना, जो लंग का पेरेन्काइमा जिसे मैं कहूंगी, जो बाकी सारा इंटरस्टिशियल टिश्यू है लंग का, वहां ना एयर है ना कोई फ्लूइड है, दैट इज सिंपल अ टिश्यू। अगर आपके पास यहाँ पर छोटी छोटी सी फ्लूइड या एयर फिल्ड कैविटीज बन जाती हैं और वो बर्स्ट करती है और लंग के टिश्यू में सारा पानी या फिर फ्लूइड या एयर भी इवन फैल जाएगी जो एल्वेलाई के बाहर वाला एरिया, तो डेफिनेट सी बात है कि उसको हम कहेंगे पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स यानी एयर इन द प्लूरल कैविटी आ गया, ठीक है, जो नॉर्मली नहीं होती। तो ऐसे हो जाता है। एक ही कंडीशन होती है एम्फाइजेमा से एसोसिएटेड। फिर हमारे पास एक होती है कॉम्पेंसेटरी एम्फाइजेमा, जो आपकी होती है ना कॉम्पेंसेटरी एम्फाइजेमा। उसका मतलब ये होता है, अब आपका पेशेंट जो है वो नॉर्मली एम्फाइजेमा उसको नहीं है, मतलब नॉर्मली उसके एयर स्पेसिस इनलार्ज नहीं है, उसका ना कोई अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का मसला है, ना उसको कोई इन्फ्लेमेशन का मसला है। हुआ क्या कि उसका एक साइड का लंग जो है वो किसी मसले की वजह से बहुत खराब था, हमें उसका कोई पोर्शन निकालना पड़ा या पूरा लंग जो है वो रिमूव करना पड़ा। उसकी वजह से जो दूसरी साइड का लंग था वो कॉम्पेंसेट करेगा कि यार सारी का सारा जोर मेरे पे आ गया, तो मैं अपने एल्वेलाई को एक्सपैंड कर लूँ। और वो अपने एल्वेलाई को जब एक्सपैंड करेगा ना, तो वो अपीयरेंस ऐसी आएगी जैसे एम्फाइजेमा हो गया, लेकिन एक्चुअली वो ये वाला एम्फाइजेमा नहीं होता जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये तो होगी एक ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइजेमा, एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेमेशन का ओवर इन्फ्लेशन सॉरी, इसका मतलब ये होता है कि अभी हमारे पास पेशेंट को कोई ये वाला एम्फाइजेमा नहीं है। इन चीजों की वजह से हुआ क्या कि रास्ते में उसकी सपोज ब्रोंकाई में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई थी, उसकी वजह से जो पीछे एयर थी वो ट्रैप होगी, और ट्रैप होने की वजह से उसका जो लंग है वो परमानेंटली या फिर बहुत लंबे टाइम के लिए एक्सपैंड सा हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं होता, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो एयर अंदर ट्रैप हुई होती है ना, वो सक इन होती जाती है, ब्लड में एब्जॉर्ब होती जाती है, और फिर आखिरकार लंग एटिलेक्टेसिस हो जाता है, ठीक है। तो बाहर ये टेम्परेरी कंडीशन होती है ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन, वैसे मैंने आपको बता दी। फिर हमारे पास होता है मीडियास्टिनल एम्फाइजेमा। आपको पता है कि हमारे पास लंग और चेस्ट और हार्ट ये सब कुछ जिस कैविटी में पड़ा है उसको मीडियास्टिनम कहते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि हमारे पास ऐसा हो सकता है कि जो बुल्ले बनते हैं ये रप्चर होके चले जा, ये रप्चर किस में हो सकता है, ये आपकी जो प्लूरल कैविटी है ना, जिसपे प्लूरल फ्लूइड है, ये उसमें भी रप्चर हो सकते हैं, वहां भी एयर छोड़ सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं नीमोथोरेक्स हो गया।
यही वाले बुल्ले रप्चर हो सकते हैं आपके लंग के पेरेन्काइमा में भी, जैसे मैंने आपको बताया अभी। और ये बुल्ले रप्चर हो सकते हैं इतने जोर से अगर कि आपके ये मीडियास्टिनम में चले जाएं। अगर आपके पास सपोज किसी पेशेंट को बुल्लस एम्फाइजिमा हुआ था, बुल्ले डेवलप हुए हुए थे और उसको शदीद खांसी थी, बहुत खांसी ने बहुत स्ट्रेन डालती है आपके लंग्स पे, और लंग्स में बुल्ले रप्चर हुए इतने जोर से कि मिडियास्टिनम में आपके चलेगी ये बात, तो मिडियास्टिनल एम्फाइजिमा उसको हम कहते हैं। और पेशेंट का ऐसे ब्लो कर जाते हैं लंग जैसे एक बलून हो आपका, ठीक है। तो बहरहाल ये बातें सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी समझने वाली, इसमें से बुल्लस एम्फाइजिमा आपका ना पूछते हैं, बाकी जिसमें से बातें पूछते हैं मैंने आपको बता दिया। पिंक पेफर्स, ब्लू ब्लॉटर्स एंड टाइप्स बहुत जरूरी है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।